नमस्कार, आदाब। मैं पढ़ा रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, फॉर्मूले आप लोगों को आपने फॉर्मूले पेज बनाया होगा और फॉर्मूला पेज बनाया होगा तो फॉर्मूले याद भी किए होंगे। ठीक, चलिए फटाफट बोलते चलिएगा, ठीक, जिससे मैं पूछूं। ठीक, चलिए आई क्या याद नहीं है सही से? क्यों भैया? यार याद तो करने दे, सिर्फ बनाया याद नहीं किया। लाइट अच्छा अच्छा, ये लो चलो। भाई कांस्टेंट प्रेशर पर हीट गिवन का फॉर्मूला जल्दी बोलो। एन सी पी डेल्टा टी, देख के ही बोलने। हाँ ठीक, अगर याद नहीं है तो। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एन सी वी डेल्टा टी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। कोई ऐसी कंडीशन जब सी पी लेस देन सी वी हो? वाटर जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तब सी पी लेस देन सी वी। ठीक, अच्छा, सीपी सीवी की वैल्यू या कैसे चार्ट कैसे बनता है? 3 5 7 5 7 9, सब में r/2 लगा देते हैं, सब में r/2। गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, याद आया? ठीक, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हर जगह एप्लीकेबल है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीन फॉर्मूले थे, एक वी और टी के टर्म में था और एक पी और टी के टर्म में था। ठीक, तीनों फॉर्मूले अभी हम यूज करेंगे। ठीक, गामा की वैल्यू हमको याद है, सीपी अपॉन सीवी होता है। ठीक, अच्छा, अगर एक्सपेंशन की सिचुएशन है तो वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होगा? आइसोथर्मल में कि एडियाबैटिक में? एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है तो आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक के वर्क डन से ज्यादा होता है। कंप्रेशन होता है तो एडियाबैटिक का वर्क डन आइसोथर्मल के वर्क डन से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो जो भी वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो भैया, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी या एन सी वी टी टू माइनस टी वन। सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन, तो इसको एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस वन भी कह सकते हैं, तो वो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन भी कह सकते हैं। क्लियर है भैया? ठीक है बच्चों, चलिए आइए कुछ बातें करते हैं। कुछ बहुत ही आसान आसान बातें हैं, कुछ फॉर्मूले वाली चीजें हैं, जैसे समझिएगा बच्चों। एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यह मान लो लिखा है 5, ठीक, और हमें एक्स इज इक्वल टू निकालना है। एक्स स्क्वायर बराबर लिखा है 5 और हमें फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक यार, यानी कि हमको यहां पे सिंगल पावर चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल पावर। तो हम क्या काम करें? सिंगल पावर चाहिए तो जो ये लिखा है इसकी होल पावर 1/2 कर दे दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ होल पावर 1/2 कर देंगे तो कोई का फर्क पड़ेगा क्या? बोलो तो बताओ, ये एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 हो गया, तो ये एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 1/2। कर सकते हैं ना हम ऐसे? बोलो बच्चों। बच्चों अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 लिखा है और हमें एक्स चाहिए तो क्या करें? 1/3 कर दें, तो एक्स की पावर बोलो भाई, ये किया जा सकता है? तो ये कितना आ जाएगा बताओ? एक्स आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है ऐसे सॉल्व करने का। बोलो मानते हो? ठीक है, क्या इसको कहीं नोट करोगे? तुम्हें पावर वाली चीजें सिखा रहे हैं। आज गाया में सब लोग कहाँ चले गए भैया? अभी छुट्टी नहीं थी क्या? अच्छा,
हो गया? नोट किया? पे चेंज करूं? चलो, तो कभी भी अगर इस तरीके की पावर लिखी है और मुझे पावर 1 में लाना है तो ये बेहतरीन एक तरीका है इसका, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं लिखा हो, सपोज करो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5। अब बताओ हमें x चाहिए तो क्या करें? हाँ, 3/2 कर दें, 3/2 कर दें। तो अगर मैं x की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 इधर और 5 की होल पावर 3/2 इधर कर दूंगा तो चलेगा? बोलो भाई। तो अब ये 3/2 2/3 खत्म हो जाएगा ना, तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 की पावर 3/2। कर लोगे? बोलो बच्चा। सब उसको कहीं लिखा है x की पावर -5/2 इज इक्वल टू 8। अब बताओ x निकालना, कैसे निकालेंगे? -2/5 कर दे पूरे दोनों तरफ, बोलो। तो x की पावर -5/2 है, इसका होल पावर -2/5 अगर इधर भी कर दूंगा, बोलो बच्चों, तो ये x आ जाएगा। तो यानी x की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर -2/5। कर लोगे ना? ठीक है, ठीक है। कहीं लिखा है x की पावर गामा इज इक्वल टू 5। अब बताओ। हाँ, तो x की पावर गामा होल पावर 1/, गामा कर दें तो यहां से गामा गायब हो जाएगा, इधर भी 1/, गामा कर दें, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये x आ जाएगा ना? बोलो बच्चा, क्लियर है? ठीक है। कहीं लिखा है x की पावर गामा -1 इज इक्वल टू 5। अब बताओ। हाँ, तो फिर से हमको गामा -1 हटाना है, तो पता क्या करें? x की पावर गामा -1 की होल पावर 1/, गामा -1, 5 की भी होल पावर 1/। बोलो अच्छा, तो ये x आ जाएगा? बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर मुझे किसी को भी सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है तो तरीका समझ में आ गया ना हमको? ठीक है, जितनी भी उसकी पावर है उसका 1/, कर दिया जाए। क्लियर है? समझ गए? ठीक है, तो जो बच्चे लेट आए जल्दी से नोट कर लें। ये देखिए, मैंने यहां से शुरू किया था, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो x बराबर कैसे होगा? होल पावर 1/2 कर दो। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। इसका यूज करेंगे पता भी कहाँ? अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में पावर t की पावर गामा, v की पावर गामा -1, इन सब में यूज करेंगे, है ना? ठीक है, जब पावर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां ये सब यूज करना पड़ता है। हरफेज आज बहुत लेट आए। हैं? लेट? तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग तो जल्दी आ गए। नोट किए पहला पेज?
अर्पित भाई पहला पेज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 5 तो एक्स बराबर क्या होगा, तो होल पावर 1/2 करिए मैंने, ताकि स्क्वायर हट जाए एक्स बचे। एक्स क्यूब बराबर 5 लिखा है तो होल पावर कितना किया मैंने, 1/3 किया मैंने, ताकि एक्स की सिंगल पावर बचे। नोट कर लिए? पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं? दूसरा पेज नोट कर लो। कहीं लिखा है एक्स की पावर 2/3 बराबर 5, तो क्या करें कि 2/3 हट जाए, 3/2 कर दे तो हट जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? एक्स की पावर गामा बराबर 5 लिखा है, तो सिर्फ एक्स लाना है, तो क्या करें, 1/गामा कर दे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस जरा ओपन करिए, जहां मैंने लिखवाया आप लोगों को, नोट्स ओपन करिए। ओपन किया, उसमें एक रिलेशन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो भाई। दूसरी क्या रिलेशन है, पी और वी वाली तो ये पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी रिलेशन क्या है, पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरी क्या है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसको पूछते भी हैं। ठीक, तो रोज प्रैक्टिस के रूप में इस फॉर्मूले को आप लोग को, फॉर्मूले तो रोज लिखा करिए, जितना ज्यादा फॉर्मूले आप लिखेंगे, रफ में लिखिए, राइटिंग बना के नहीं लिखना है, बस दिमाग में चलना चाहिए। जितना फॉर्मूला आप लिखेंगे उतना ही वो आपको याद रहेगा। और देखिए याद करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं फॉर्मूले इसके पूछते रहूंगा हमेशा। ठीक, ठीक है, तो फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले याद अगर नहीं होंगे तो फिर आप समझ लीजिए आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको डेली फॉर्मूले का रिवीजन करना है, भले 1 घंटा लगे, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, आपको डेली उनको याद करना है, तभी आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन में फॉर्मूला ही नहीं आते तो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद करनी होंगी। आइए कुछ क्वेश्चंस पर बात करी जाए सर। कुछ सारे आपको फॉर्मूले याद हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला जल्दी देख के बताइए, nRT/ln/V2/V1 या 2.303 nRT log V2/V1 या 2.303 nRT log P1/P2। बोलो बच्चा, ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है। और जब मुझे याद है तो तुम्हें तो बहुत जल्दी याद हो जाए, क्योंकि मेरी याद करने की कैपेसिटी बहुत कम थी। मैं जो चीजों को समझ लेता था तो मुझे समझ में चीजें आ जाती थी, लेकिन अगर उसको याद करो तो मुझे दिक्कत होती थी। रटने वाला काम मुझसे थोड़ा कम होता था। ठीक, रटने वाला कम होता था, इसी वजह से मैंने बायोलॉजी मैंने क्लास 9th में ही छोड़ दी थी। हाँ, क्लास 9th में से मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्लास 8th के बाद, पहले यूपी बोर्ड में साइंस मैथ 10th 8th के बाद ही होता था, तो साइंस मैंने स्ट्रीम ली। अब उसमें एक सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में बायोलॉजी होता था, और बायोलॉजी के साथ एक ऑप्शनल था ज्योमेट्रिकल आर्ट। तो मैथ्स के जो भी बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आर्ट ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने पहले बायोलॉजी ऑप्ट कर ली,
फिर हाफ ईयरली 9th का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसमें मेरे 100 में से 3 नंबर आए, ठीक है। तो मुझे बड़ा झटका लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती थी, उसमें याद करना पड़ता था। तो मैंने कहा उसको छोड़ो, ज्योमेट्रिकल आर्ट लो जिसमें बुद्धि लगाई जाए, ठीक। तो जब मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं तो ये बड़ा बड़ा टास्क है, लेकिन मुझे याद है ना, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस रिवीजन करना पड़ेगा आपको, बस आपको इनका रिवीजन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही फॉर्मूले आपको याद होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जहां पढ़ते हो वहां लगा दो, जब बैठोगे तो याद आ जाएगा इसको रिवाइज करना है। तो खटखट खटखट देखा एक बार, फिर बिना देखे लिख डाला, फिर 2-4 भूलोगे, फिर देखो कौन से भूल गए, अच्छा ये भूल गए, फिर खट से लिख दिया। समझ रहे हो? ठीक है, पूरा प्रोसेस बांट लो। आइसोबारिक, आइसोबारिक के बारे में सब लिख डालो, वर्क डन, फर्स्ट लॉ, ग्राफ, वर्क डन का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला, सीपी के बारे में, सीवी के बारे में, फिर लिख लो आइसोकोरिक, सब लिख डालो उसके बारे में। फिर लिख लो आइसोथर्मल, सब जैसे हमने चार्ट बनवाया है तो चार्ट लिख डालो। देखो फिर क्या क्या चीजें भूलते हो, फिर से लिखो, और डेली ये काम करना है तुमको। हाँ, पहले दिन इन सबको लिखने में तुमको थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो तुमने पूरी हीट की थ्योरी लिखी, तुम्हें लगा 45 मिनट, 45 मिनट में लिख दोगे थ्योरी। फिर जब अगली बार लिखोगे ना तो ये टाइम घट के 40 मिनट आ जाएगा। तो उसके बाद लिखोगे ना, एक्यूरेसी भी आएगी और ये आधे घंटे में ही काम हो जाएगा। ये आपको मेंटेन करके चलना है, ध्यान रखिएगा। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र होता है। इसीलिए कहते हैं कि जागते उठते आपको मनन करना पड़ता है। मनन क्या है? यही चीजें हैं। बैठे बैठे फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, बैठे बैठे फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, दिमाग में सिर्फ फॉर्मूले ही चल रहे हैं। यही प्रोसेस है याद करने का। यही लोग नहीं करते हैं तो याद नहीं होता है, दिक्कतें होती है। 2D उठाया, पूरा 2D लिख दो, खटाखट 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 खटाखट, सारे फॉर्मूले। फिर देखो क्या भूल गए लिखना, फिर वो भी लिख दो। 6 बार लिख दोगे, 7वीं बार सट से लिखोगे, पूरा 2D छाप दोगे। पूरा 1D लिख डालो, पूरे 1D के ग्राफ बना डालो, बैठे बैठे बना डालो सब। ऐसे रिवीजन होता है। पूरा वेक्टर शुरुआत करो, वेक्टर जैसे नोट से पूरा नोट देख लो, पूरा पढ़ लिया नोट, फिर से वो पूरा नोट्स रफ कॉपी में खट 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 भरते चले जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन, परेक्शन, सब। फिर देखो क्या भूल गए, फिर वो भी लिखो, ये भूल गए हम, फिर अगली बार वो ध्यान से लिखो। तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी, वो करोगे तो फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात की गारंटी। तभी मैं कहता हूँ ये पढ़ के आओ, ये टारगेट है, ये रिवीजन करके आओ। इसीलिए बोलता हूँ ये सब चीजें तुमको करके आनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन हो गया ना, ये भी हो गया। कौन सा नहीं हुआ? ये तो हो गया 36, ये भी हो गया ना 37, 38 भी हो गया, ये भी होगा थर्मल के लिए, प्रोसेस के लिए। नहीं वो उसकी वैल्यू, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर परफेक्ट गैस, डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू, ये नहीं हुआ? याद है मैंने लिखवाया था? चलो जल्दी से बताओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आर अपॉन सी वी 0.67 किसके लिए होता है? ये हो गया भाई। हाँ चलो भाई, ये हो गया। हाँ क्या था? डीपी अपॉन, हाँ डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू था माइनस, याद आया? डीपी अपॉन डीवी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए माइनस पी अपॉन वी। बता नहीं पाओगे क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन पी। कौन सा ऑप्शन होगा? माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर है भैया? अरे वो तो एडियाबैटिक के लिए होता है, ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल है भाई। क्लियर है? ठीक है, नोट करोगे कि आगे बढ़ जाऊं? हो गया? नहीं हुआ है तो जल्दी से करो, जिनको लग रहा है नहीं हुआ है जल्दी से लिखो।
हो गया? तो ऑप्शन यस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dP अपॉन dV होता है माइनस P बाई V, या डेल्टा P अपॉन डेल्टा V कह सकते हो। बोलो बाबू, कर लोगे? तो दिस इज ऑप्शन। चेंज करूं पेज? पेज बदल दूं? चलिए बताइए इधर, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब्दुल्ला बातें ना करो, जरा सा छूटा तो बातें ही रह जाएंगी, वही सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। जल्दी बताओ अर्पित, नोट करो क्या होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू। अरे भूल गए क्या? डीपी अपॉन, हाँ, माइनस गामा डेल्टा वी अपॉन वी होगा। आसान है, थर्मोडायनामिक्स इजी है, थोड़ी कैलकुलेशन फंसती है, बाकी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई बहुत तिकड़म नहीं लगानी होती है। ठीक है, चेंज करूं पेज? अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। बताओ, पीवी अपॉन टी इज कांस्टेंट। अरे पीवी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट यानी कि पीवी बराबर एन आर टी है ये, तो ये तो दुनिया के हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है भैया। मैंने लिखवाया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किसी भी प्रोसेस किसी भी गैस के लिए आइडियल होनी चाहिए, एप्लीकेबल है। तो क्या होगा आंसर? बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस। प्रभात भाई कल नहीं आए थे? कल तुम्हें छुट्टी क्यों लगी भाई? क्या? नहीं नहीं, क्या लेक्चर में मैंने बोला? मैंने कहा था 20 तारीख तक छुट्टी है, 21 को मिलेंगे ये कहा था, 21 को मिलेंगे ना ये कहा था। हाँ ये एकदम सही, पार्टी के लिए बोले थे। तो भैया पीवी बाई टी यानी कि पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है चाहे कौन प्रोसेस लिखा होता। ठीक है, चेंज करूं? चेंज करूं? अर्षिया मैडम कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलूं। बताइए बच्चों, चलिए देखें बुद्धि लगा पाते कि आप नहीं लगा पाते हैं। पहले देख लीजिए क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, पहले तो प्रोसेस पहचानिएगा फिर आगे बात करेंगे। शुक्रिया। प्रोसेस कौन सा बताइए, पहले नोट कर लीजिए।
साफ तौर पे समझ में आ रहा आइसोथर्मल है, ठीक है। पहले नोट कर लो क्वेश्चन, फिर हम तुमसे सब पहचानवाते हैं कौन सा प्रोसेस है। लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? ए लो, तो क्या बताया तुम लोगों ने? बैक चलो हाँ। तुमने ग्राफ देख के बताया? अच्छा, ऊपर ही पढ़ के बता दिया। नोट करो भाई। कौन सा? हाँ यार पटेल साहब, कुछ कुछ होता है और आप जवाब गलत। ये क्वेश्चन जो है वो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोसेस कौन सा दिया भाई, प्रोसेस या आइसोथर्मल। और हम जानते हैं जब हम आइसोथर्मल की डिटेल देखेंगे तो उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी की वैल्यू 0 होती है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी की वैल्यू 0 है, सेकेंड, वही सही होगा, ठीक। हाँ, बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखें जरूर, अगर पूछा जाए, क्योंकि देखिए ऑप्शन तो खत्म, क्वेश्चन तो खत्म, लेकिन हमको क्वेश्चन थोड़ी ना खत्म करना है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर वर्क डन के बारे में पूछते हैं तो बताइए मैम, वर्क डन इसका पॉजिटिव होता कि निगेटिव? क्यों? वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से आ गया इसमें? तुम वेलोसिटी बोली हो? कहाँ वेलोसिटी कहाँ लिखा है? थर्मोडायनेमिक्स में वेलोसिटी कहाँ से आ गई? अरे बकलोल, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा हो रहा है बताइए? ये कैसे पता चला आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है? अच्छा सच सच बताना, कसम है तुम्हें ये कैसे पता चला वॉल्यूम बढ़ रहा है? ये अंदाजे से बता रही हो ना, पता नहीं चला ना वॉल्यूम बढ़ रहा है? सच बताना, तुम्हें तो लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हो ना? हाँ, ये देखिए, बच्चे क्या करते हैं ना, अपनी बेसिक कमी छुपाने लगते हैं। आपको अपनी बेसिक कमी छुपानी नहीं है, ये लग रहा वाली बात नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देखा है कि दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये कंफ्यूजन डेवलप हो गया, फिर आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सही। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो 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 मैनेजर, यहाँ वॉल्यूम ये इतना है, यहाँ से शुरू हुआ है और फिर बी पॉइंट पे वॉल्यूम इतना यहाँ पहुँच गया ये, तो ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ गया है ना, तो ये वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज। नहीं समझ में आया? शुरुआत कहाँ हुई ग्राफ की? ए से शुरू हुई है। ए पर अगर हम देखें प्रेशर ये होगा ये, और वॉल्यूम ये होगा, और बी पॉइंट पर अगर हम देखें तो प्रेशर ये होगा और वॉल्यूम ये होगा, तो ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो दिस इज इंक्रीजिंग। नहीं समझ में आया? अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ होता तो अब बताओ वॉल्यूम इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? क्योंकि इसमें पहले यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम ये होता और यहाँ पे वॉल्यूम ये, तो ये डिक्रीजिंग होता। समझ गए? तो इस ग्राफ में वॉल्यूम कैसा है? इस ग्राफ में वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ये आपको समझ आई बात कि नहीं समझ में आई? ये अंदाजा लगाया आपने, अब समझ में आया कि ए पॉइंट से ग्राफ शुरू हुआ तो प्रेशर ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, बी पॉइंट पे पहुंचे तो प्रेशर ये रहा, इतना हो गया और वॉल्यूम इतना हो गया। बोलो भाई, तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो वर्क डन पॉजिटिव। बोलो भाई, तो वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब जो डी डब्ल्यू होगा दैट इज पॉजिटिव, तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू 0 होता है प्लस डी डब्ल्यू होता है, और अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा मैच हुआ? सेकंड। डी क्यू भी पॉजिटिव, डी डब्ल्यू भी पॉजिटिव और डी यू कितना? 0। समझ में आया? अब वो कैसे देखते हैं कि वैल्यू बढ़ी या घटी, समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया बच्चों? आ गया? नोट करो, लिख लो। डी डब्ल्यू पूछते तो वो भी पॉजिटिव होगा, लिखो।
डी डब्ल्यू पूछते वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए से बी तक आने में वॉल्यूम बढ़ा है। नोट करो, क्योंकि ए से बी तक आने में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है। बोलो बच्चों, ठीक है। कॉमा, डी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होता है। लिखो, डी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, लिख लो, डी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होता है। बोलो समझ आया? ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पूरा जस्टिफाई हो गया। चेंज करूं पेज, आगे चलूं? चलिए भाई बताइएगा, ए बी सी डी कौन एडियाबैटिक दिखा रहा है, कौन आइसोथर्मल दिखा रहा है? एडियाबैटिक पहले, तो पहले एडियाबैटिक बताना है। ये देखो, है ना, जिस सीक्वेंस में लिखा होगा उसी सीक्वेंस में आंसर करेंगे। पूछा कि कौन एडियाबैटिक बता रहा है, कौन आइसोथर्मल बता रहा है। एक बात तो एकदम कन्फर्म है, ये जो सी और डी है ये तो बेकार का प्रोसेस है। सी और डी कुछ नहीं बता रहा यार, ये तो घटिया है। बोलो भाई, फिर ये आ गया, अब मैं ऑटो प्ले नहीं करने वाला इसमें। बोलो भाई, ठीक। तो ये सी और डी तो भाई अगर प्रोसेस ऐसे बना है, प्रेशर वॉल्यूम, तुम सोचो, मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर ऐसे बना है तो ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ यार। इसमें देखो प्रेशर यहां से शुरू हुआ है। बोलो, जैसे पहला ये देखें, ये सी वाला देखें, प्रेशर भी और फाइनल यहां पॉइंट है, तो प्रेशर कम हुआ ना, यहां से यहां आया, और वॉल्यूम देखो यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कम हो गया। तो ऐसा तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता कि जिसमें प्रेशर भी कम हो और वॉल्यूम भी कम हो। बोलो भाई, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही सिरे से खारिज हो गए। बोलो बच्चा, ठीक है। अब ए और बी बचे। अब ए और बी में ऐसे बने, ये यहां से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन? एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है। वैसे एरो बना होना चाहिए, एरो बना भी है इसमें वास्तव में, है ना। एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन की सिचुएशन में किसका वर्क डन ज्यादा होता है? एक्सपेंशन की सिचुएशन में आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन से ज्यादा होता है। तो ऊपर वाला ग्राफ होता है आइसोथर्मल और नीचे वाला होता है एडियाबैटिक। पहले बताओ, ये समझ में आया? ये होगा आइसोथर्मल, नीचे वाला होगा एडियाबैटिक। क्लियर? तो ये बात बना के नोट करोगे? तो ये तो बना के पहले काट दो, अलग से बनाओ तुम लोग एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। हैं? तो ये रेस करेंगे तब होगा ना। ये कैसे यार, ये सब कैसे आ जाता है? अब देखा, लिखो,
हम दूसरा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन नोट करो। अरे हट रहे हैं। बनाए। वर्षा बड़ी जबरदस्त बात देखना, इसमें बी पहले पूछा कि कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। तो ए एडियाबैटिक है तो आंसर सेकंड होगा, फोर्थ नहीं होगा। बोलो, पहले पूछा कि कौन सा एडियाबैटिक है, तो ए वाला एडियाबैटिक है ना। बोलो, ये सब गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा होती हैं। तुम ज़्यादातर बोलते हो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये उल्टा लिख दिया एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, तुम गड़बड़ कर जाओगे वहीं पर। वो बनाए वो वाला ग्राफ, पी और वी वाला, वो उल्टा वाला ग्राफ बनाए, वहां लिख दो ये पॉसिबल ही नहीं है, वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। बोलो बच्चों, ठीक है। तो वो तो काट दो दोनों, ठीक। प्रेशर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो वो संभव नहीं है। तो इस पर बात करो, ये पॉसिबल है। हाँ, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, लिखो एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। कैसे पता चला वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये समझ में आया? ठीक है। नोट किए? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ठीक। तो जब वॉल्यूम इंक्रीजिंग होता है तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होता है, क्योंकि आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होता है, यानी कि बी वाला आइसोथर्मल है और ए वाला एडियाबैटिक। लिखो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आइसोथर्मल बी वाला है और एडियाबैटिक ए वाला है।
आइसोथर्मल बी वाला है और एडियाबैटिक ए वाला है। क्योंकि पूरा लिखना, क्योंकि एक्सपेंशन की सिचुएशन में, पूरा लिखो, क्योंकि एक्सपेंशन की सिचुएशन में आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई, समझ गए ना? बोलो बच्चा, आगे चलूं? क्लियर है? चलिए, पे चेंज करूं? समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार अर्पित भाई, ये सब चीजें है ना, ये एक एक चीज, एक एक बात, इनमें कौन सा ग्राफ कैसा क्या, ठीक? तो और यहां पूछा क्या, एडियाबैटिक पहले पूछा है कि कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल, तो ए वाला एडियाबैटिक और बी वाला, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? समझ में आया? चेंज करो पेज। कहाँ चला गया? कौन कौन दिन नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं। हाँ चलो भैया देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करो। और सिखाते तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये नोट करो, फिर तुमको ऐसा क्वेश्चन मैं सिखाता हूं, ठीक? ठीक है, नोट किया? नोट किया? चलो यार देखो, अब नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो उसमें जो एक रिलेशन दिया, प्रोसेस कोई भी नहीं बताया ये कौन सा है, तो ये मुझे लग रहा है ये अभी आइडियाबैटिक भी नहीं, वो पी वी की पावर गामा होता है, लेकिन ये क्या है, वी पी की पावर, और गामा 2 तो किसी के लिए होता ही नहीं है, ठीक? चलो छोड़ो, वो मैटर नहीं है। एक प्रोसेस है वो इस इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक? Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T, यानी कि T1 जो दिया है T और V1 जो दिया है V। What will be the temperature of gas when it expand to the volume 2V? T2 हमको पूछा गया है और V2 कितना दिया है 2V, यानी कि हमसे बात करी गई है टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। हमसे बात किसके टर्म में करी गई है, टेम्परेचर और हमें जो इक्वेशन दी है वो वॉल्यूम और
प्रेशर के टर्म में दी है। क्या इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में निकाली जा सकती है? क्या V और T के टर्म में निकाल सकते हो? हाँ, मैंने पिछली क्लास, अगर तुमने याद हो, तुमने रिवीजन किया हो, तो मैंने बताया था कि PV बराबर nRT का प्रयोग करते हैं हम लोग, और हमको क्या चाहिए? V और T चाहिए ना, तो P हटाना है, तो P की वैल्यू यहाँ से निकालें, nRT बाई V। बोलो भाई, बोलो भाई, ये P का वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख दूं, तो V P स्क्वायर की जगह हो जाएगा nRT अपॉन V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो nR तो कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा? V T स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक V से V कैंसिल होगा, यानी कि T स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले बताओ, ये समझ में आया? ये इक्वेशन निकल के आई? बोलो बच्चा, नहीं समझ में आया? डाउट है कोई? बोलिए, डाउट बोलिए, मतलब डाउट बताइए। क्लियर है? तो अगर टी स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ T1 स्क्वायर अपॉन V1 बराबर T2 स्क्वायर अपॉन V2 कह सकता हूँ। बोलो बच्चा, अगर PV बराबर कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर P2 V2, या P अपॉन T कांस्टेंट है तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। बोलो भाई, तो ये कह सकता हूँ। अब T1 भी दिया, T2 भी दिया, V2 भी दिया, और T2 पूछा, नहीं निकाल पाओ क्या? निकालो कितना आ रहा, देखो। हाँ, √2 T आ रहा है, यस, √2 इंटू T। हाँ, √2T, हाँ। सॉल्व करो, हो जाएगा, बहुत आसान है। हुआ? सामने लिखा है T स्क्वायर V बराबर कांस्टेंट, तो ये T1 अपॉन V1 यानी T1 स्क्वायर अपॉन V1 बराबर T2। अगर कहीं लिखा हो A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब A और B का मल्टीप्लाई कैसे भी कर दो, यानी A1 B1 बराबर होगा, समझे? कहीं लिखा हो A बाई B बराबर कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा? A1 अपॉन B1 बराबर, कुछ भी करते जाओ, जितने भी दिए हों, ठीक है? तो उसमें क्या दिया? T स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1 स्क्वायर अपॉन V1 बराबर T2 स्क्वायर अपॉन V2। T3 भी होता तो T3 स्क्वायर अपॉन V3, T4 भी होता तो T4 स्क्वायर अपॉन V4। ठीक है? बोलो भाई, क्लियर है? कितना आएगा बताओ? ये रब कर दे, ये समझ में आ गया ना? कहीं लिखा हो A B कांस्टेंट, तो A1 B1 बराबर A2 B2 होता है। ठीक है? तो कितना आ रहा है बच्चों? मुझे लग रहा है ये आ रहा है शायद T1 T अपॉन T स्क्वायर अपॉन V बराबर T2 निकालना है अपॉन
2v हो गया। बोलो भाई, तो v से v कैंसिल, 2 इधर गया, तो 2t स्क्वायर बराबर आ गया t2 स्क्वायर। तो t2 कितना आ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, ये t बराबर t2। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताओ। अच्छा क्लियर, ठीक है। तो √2t बराबर t2। अगला क्वेश्चन करोगे ऐसे ही, ठीक है, कोशिश करना, ठीक। चेंज करो पेज। बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन है। चलो अब तो वैसे कुछ बढ़िया चीज़ें सिखाएंगे, है ना, बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन लेना सिखाएंगे, तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना सिखाएंगे, तुक्का नहीं अंदाजा, है ना। देखो पहले देखो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नोट करो पहले। क्या कर रही मैडम, क्या ये 2t बराबर नहीं t2 बराबर, अरे पागल, t2 का स्क्वायर है, 2 कहाँ से आ गया ये। अब दोनों तरफ रूट ले लो, ये t है, रूट लोगे तो √2 t स्क्वायर बाहर चला जाएगा रूट के। नहीं समझ में आया भैया, पूरे में रूट लगा है तो t स्क्वायर से हट जाएगा रूट, सिर्फ इसमें लगा रहेगा, ठीक है। हाँ ना, तो इसका गड़बड़ा कर दिया। पहले ये बताओ, गैस इज कंप्रेस, नोट किया तुम लोगों ने, एडियाबेटिकली टिल इट्स टेम्परेचर इज डबल, यानी कि अगर T1 में T मान लूं तो T2 कितना होगा, 2T। पहले ये लिखो T1T, ये समझ में आ गया। सुमित भाई नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा क्या, ये तो इसमें कोई बहुत कठिन है क्या यार। हाँ लेक्चर देखे नहीं हो क्या इससे पहले वाला, क्या कह रहे हो। A gas is compressed adiabatically till its temperature is double। गैस को कंप्रेस किया जाता है एडियाबेटिकली, उसका टेम्परेचर डबल हो गया है। तो T1 अगर T मान लिए हो तो T2 कितना, तो अगर मैं T1 कह दूं T है तो T2 हो गया डबल 2V 2T। बोलो पहले बताओ, ये समझ में आया। तुमसे पूछा गया वॉल्यूम का रेशियो, वो भी फाइन, V1 वॉल्यूम पहले V2 बाद में है। तुमसे पूछा गया फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि तुमसे किसका रेशियो पूछा गया, V1 अपॉन V2 की V2 अपॉन V1, V1 अपॉन V2, तुमसे V2 अपॉन V1 का रेशियो पूछा गया है। पहले बताओ ये बात से सहमत हो। ये प्रोसेस कौन सा है, अब ये देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए, P और V वाला कि V और T वाला कि P और T वाला, P और T, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला। 3 फॉर्मूले थे, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक V और T वाला था। बोलो बोलो, तो हमें एक फॉर्मूला कौन सा चाहिए, V और T। जरा पेज पलट के देखो, नोट्स में देखो, V और T वाला फॉर्मूला क्या आया था बताओ, तभी कह रहा हूं याद रखना है तुमको। क्या है,
टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई। देख लिए फॉर्मूला? तो यहां लिखो फॉर्मूला यूज कौन सा होगा, पहले लिखो तुम लोग सब लोग नोट्स में कि फॉर्मूला होगा कौन सा यूज। टी और वी वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? टी और वी वाला। नोट्स निकाले ही नहीं हो बेटा, एक से एक महान आदमी है यहाँ पर। हाँ तो टी और वी वाला फॉर्मूला लिखो बेटा। अच्छा लिख ही नहीं रहे हो? हाँ टी और वी वाला फॉर्मूला कहाँ है? एडियाबैटिक में। अच्छा नोट ही नहीं है। एडियाबैटिक गायब है सब। काहे नहीं लिए थे? और तो घर आके करे काहे नहीं? बबुआ कहाँ घर है आपका? चित्रकूट। अच्छा आप भी चित्रकूट के हैं? कौन सी नदी है वहां पर? मंदाकिनी। अब लेक्चर किए नहीं हो तो तुम्हें फार्मूला कैसे पता होगा? कभी नहीं पता होगा। अरे बताओ बाबू, सच सच बताओ, डॉक्टर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? नहीं सर, दिल दिल की बात, तो बनना चाहते हो? हम भी बहुत अंबानी की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम आराम भी करना चाहते हैं। तो अगर हम आराम करेंगे तो हम अंबानी टिकट नहीं बन पाएंगे। फिर अब बताओ, तो आराम भी करना चाहते हैं आप और डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो ये दो प्रोसेस कैसे एक साथ होंगे बताइए? अच्छा अभी जिंदगी, सच बात बता रहा, जिंदगी के सबसे आसान मोड़ पे हो, एकदम फैक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। अभी लाइफ के सबसे इजी मोड़ पे हो। देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने तजुर्बे से सीखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो किसी बुद्धिमान आदमी के तजुर्बे से सीख लेते हैं। और जो बुद्धिमान आदमी के तजुर्बे से सीखता है वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है और वो कम प्रॉब्लम फेस करता है, और जो अपने तजुर्बे से सीखता है वो चूतिया होता है। सच बात ये है, क्योंकि उसको फिर से वही सब सीखना पड़ेगा। और तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धिमान हूँ? नहीं लगता। अरे बताओ, हम बुद्धिमान हैं, तुम्हें लगता ही नहीं लगते हैं? जब हम बुद्धिमान हैं, हम तुम्हें अपनी बात बताएं, क्या तुम इतने बड़े हो ना, 21 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली कार खरीद ली थी, समझे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बुद्धिमानी मेरे अंदर होगी। तो मैं अपने तजुर्बे से, अपने बुद्धिमानी से बता रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा समय है ना, ये सबसे आसान समय है। और जैसे आगे आगे बढ़ोगे लाइफ लेवल कठिन ही करती चली जाएगी, इतने कठिन लेवल करती चली जाएगी तुम झेल नहीं पाओगे बबुआ। तो इसलिए अभी या तो मेहनत कर लो, या फिर पूरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा तनाव, इतनी ज़्यादा परेशानी। पेरेंट्स पैसे वाले हैं कि ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास नॉर्मल? तो प्राइवेट तुम ले नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे बाबू? देखो हम सिर्फ समझा सकते हैं, एज अ गार्जियन, एज अ बड़ा भाई, आप जो भी समझे मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन करना तो आप ही को है ना। नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझेंगे तो अच्छा करेंगे, वरना फिर सफल लोगों की तो बस, सफल लोगों की सिर्फ गिनती में संख्या है, परसेंटेज नहीं है, गिन लो। समझ रहे हैं आप? क्या चीज? हाँ देखो कई प्रश्न उठते हैं, ठीक। और देखो मैं आज भी पढ़ाने आया हूँ, देखो मेरे पैर में 3 दिन से चोट क्या है ये देखिए, मैं बांधे हूँ और मैं मेरी तबीयत खराब चल रही है। मैंने आज अपना ब्लड टेस्ट कराया है, 3286 आया है मेरा ट्राइग्लिसराइड। किसी डॉक्टर को बता दीजिए तो वो कोमा में खुद चला जाता पहले, फिर थोड़ी देर बाद होश आता, उसको लगता क्या है आप जिंदा कैसे हैं, क्योंकि 150 से कम जो चीज़ होनी चाहिए वो 3000 के ऊपर है। तो मैं सच में ये मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे ऊपर रिसर्च करते हैं, क्योंकि मुझे भगवान ने ऐसा पैदा किया है, मैं सबसे अलग हूँ। जो बीमारी मुझे है वो 150 करोड़ लोगों में सिर्फ 150 लोगों को है, समझे? और तब भी देखिए, कभी आपको लगता है कि मुझे ऐसी बीमारियां हैं?
मस्त रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, काम करता हूँ अपना। फिर भैया देखिए, आपको बहुत यार बहुत डेडिकेटेड होना पड़ता है चीज़ों को लेकर, बहुत मेहनत। और जब मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो मेरा हर, अगर मैं इससे मेरा ये टच हो जाए उंगली तो इतना कस के मुझे पेन होता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं झेलता हूँ क्योंकि लगता है ठीक है यार, मुझे भगवान ने अलग तो बनाया सबसे। बोलो भाई, भले बीमारी अलग दी है, मेरी किस्मत में राजयोग है। राजयोग जो राजा टाइप के लोग होते हैं, और राजयोग के साथ मेरी किस्मत में राज रोग भी है, तो मुझे वो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। तो फिर बताइए, कभी मैं आपको बीमार लगूं और मरे गिरा यहाँ लगूं, कभी लगता हूँ? हमेशा रंगबाजी से रहता हूँ। बोलो फिर। और तुम लोग जरा से बीमार हो जाते हो, अरे छोड़ो यार, क्लास कौन जाए, क्लास मिस कर दो, अरे आज तो रक्षाबंधन बनेगा, आज ये होगा, अरे ये सब क्या है। फिर करो, ये जीवन के सबसे आसान फेज में हो, सबसे इजी फेज में। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, ये लाइफ तुम्हें चैलेंजेस बढ़ाती चली जाएगी। जैसे लेवल, वीडियो गेम खेलते हो, लेवल होता है, एक लेवल क्रॉस करते हो, फिर दूसरा उससे कठिन, फिर तीसरा उससे कठिन, ऐसे लेवल हैं। साल दर साल जैसे एज बढ़ेगी ना, लेवल बढ़ते चले जाएंगे बबुआ। इसलिए मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, तभी कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होना यार। सीरियस नहीं होगे, डेडिकेटेड नहीं होगे, तो ये दुनिया बहुत कठिन है यार, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत। एक से एक लोगों को मैंने डिप्रेशन में देखा है, समझे बाबूजी। चलिए बताऊं, अब देखिए, ए बाबू, फॉर्मूला वी और टी का याद है तुमको? फिर से बोलो, फॉर्मूला क्या होता है वी और टी का? टी वी की पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वो T1 V1 वाला लिख पाओगे? हाँ, T1 V1। अब सवाल उठता है गामा, अगर कोई गैस नहीं दी गई तो आइडियल गैस मानी जाती है, और मैं तुमको बता चुका हूँ आइडियल गैस मोनो एटॉमिक होती है। आइडियल गैस कैसी गैस होती है? मोनो एटॉमिक। तो ये बात लिखो कि क्वेश्चन में कोई गैस नहीं दी गई है तो उसे आइडियल गैस मानेंगे। क्वेश्चन में गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे आइडियल गैस मानेंगे। ठीक, और आइडियल गैस मोनोएटॉमिक मानी जाती है। आइडियल गैस मोनोएटॉमिक। आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गैस मानी जाती है। ठीक, और मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है बताओ? 5/, हाँ, तो गामा की जगह मैं 5/3 या पॉइंट में लिख सकते हो क्या? 1.67 कुछ आएगा, या 5/3 लिख दे रहे। तो 5/3 - 1 इज इक्वल टू T2 V2 की होल पावर। पहले बताओ ये समझ में आया? ठीक, ये T1 कितना दिया है? T V1 की होल पावर ही कितना हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू T2 कितना दिया है? 2T। सीख लो कैसे सॉल्व किया जाता है। और V2 कितना हो जाएगा? 2/3। बोलो बच्चा, हमसे V2/V1 पूछा है, कहो तुम इसको नीचे ले आए और 2T वाले टर्म को इधर ले जाएं। बोलो भाई, तो बताओ क्या आएगा? मुझे लग रहा आएगा T/2T इज इक्वल टू V2 की पावर 2/3 अपॉन, बोलो बच्चा, T से T कैंसिल, हाँ 2T, सॉरी, T से T कैंसिल होगा, 1/2
ये यही तो लिखा है V2 अपॉन V1 की होल पावर 2/3। बोलो ये लिखा है, बोलो भाई, ठीक है। ए हमें क्या चाहिए, V2 अपॉन V1 चाहिए ना, पावर हटानी है ना, तो क्या करें, 3/2 कर दें, 3/2 कर दें। चलो पहले इतना नोट करोगे, इतना नोट करो, सीख लो कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। ठीक है भैया, को तो ऊपर वाला पोर्शन रब कर दें, रब कर दें शरीन। चलो यार शरीन, अब याद है ना तुमको, जब भी बिरयानी खाओगी तो फिर बिरयानी लेकर भी आना है। बोलो याद है कि नहीं याद है? आए ये हमें नहीं याद है। पैसा भेजना कब 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 था, तुम्हारे पैसे कमी है। अभी जेड स्क्वायर तुम कपड़े खरीद के लाओ, इतने महंगे महंगे हैं, हम जेड स्क्वायर कर गए नहीं 5 साल से। बोलो भाई, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा, V2 अपॉन V1 की होल पावर 2/3 बराबर 1/2। तो बच्चों कैसे करें, V2 अपॉन V1 की होल पावर क्या कर दें, बोलो 2/3 लिखा है, पूरे की होल पावर 3/2 कर दें तो हट जाएगा, तो इधर भी 3/2 करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये V2/V1 बचेगा, V2/V1। अब देखो अंदाजा टेक्निक सिखा रहे हैं। 1 की पावर भी 3/2 है, तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो, अरे यार लिख दे रहे खुश, और ये 2 की पावर भी 3/2 है। बोलो बोलो, ठीक। 1 की पावर 3/2 तो 1 हो जाएगा, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है। 3/2 का मतलब कितना, 1.5। ठीक, अब देखना, गौर करना, ये वाला पोर्शन अब कर दे। हमारा कहाँ क्वेश्चन पहुंच गया? क्वेश्चन अब अंदाजा टेक्निक पर पहुंच गया कि V2 अपॉन V1 की वैल्यू जो आ रही है 1/2 की पावर कितना आ रही है, 1.5। बोलो, तो अब या पूरे की होल पावर 1/1.5 लिख दें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं, पूरे की 3/2 है। बोलो, अब ये क्वांटिटी 1/2 से तो ज्यादा ही होने वाली है। अरे 1 से ज्यादा पावर है, अगर पावर 2 होती तो ये 1/2 से ज्यादा हो जाता। बोलो, ये पूरा मोर देन पूछा, 1/2 दिया या 2 नहीं दिया, क्या दिया है, 1/2। तो ये जो क्वांटिटी है ये 1/2 की पावर 1.5, ये 1/2 से तो ज्यादा ही होगा। बोलो भाई, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड, मोर देन 1/2। अगर यहां सिर्फ 1/2 लिखा होता, पावर 1 लिखी होती तो बराबर होता 1/2 के। पावर अगर 2 लिख दें तो 1/2 से ज्यादा। यहां 1/2 कहा है इन्होंने, 2 नहीं कहा है, 1/2। अगर 1/2 को मैं x लिख दूं, वन बाई टू को x लिख दें, तो अगर x की पावर 1 लिखा होता, ये भी मैथमेटिकल अप्रोच है, ध्यान देना, तो ये x के बराबर होता, और x की पावर 2 लिखा होता तो x से ज़्यादा होता, 3 लिखा होता, पूरा लिखा है वो, इसीलिए कह रहे हैं, क्या लिखा है, पूरा 1/2, कि ये जो वैल्यू है वो 1/2, तो ये 1/2 ऐसे आया है ना, 1/2।
अगर 1 लिखा होता, ठीक, 1/2 की पावर 1 से ज़्यादा लिखी, कितनी लिखी है 1.5, तो इसका मतलब वो 1/2 से ज़्यादा है। पूरा लिखा है ना, 2 नहीं लिखा है, वो पूरा 1/2 लिखा है। क्लियर है भैया? तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड, मोर देन 1/2। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलूं? ठीक है, वन बाई टू की होल पावर 1 पॉइंट, जैसे मान लो 2 लिखा हो तो 1/2 से 1 अपॉन कितना आएगा 1/4 आएगा। तो 1/2 से 1/4 कम हुआ ना। नीचे वाला भी तो है। हाँ हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 2 लिख दें, चलो सरल करके देखो, हाँ 2 लिख दें तो 1/4 आएगा। तो 1/4 यानी कि वो 1/2 से कम हुआ ना। हाँ कम होगा यार, है ना। तो आंसर क्या होगा? लेस देन 1/2, सॉरी, है ना। 2, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए वहाँ पे, इसलिए नहीं सही हो रहा है। 1 अपॉन करके है ना, अगर 1 की जगह कुछ और नंबर लिखा होता तो ये मैथमेटिकल लोचा है, इसलिए मैंने कैलकुलेट ही कर लिया इसको। ठीक है, बोलो भाई। तो जैसे 1/2 को अगर पावर 1 लिखा है तो 1/2 का मतलब ये पावर 1 लिखा होता तो 1/2 आता, और पावर 2 लिखा होता तो कितना आता ये 1/4। तो ये 1/4 जो है वो 1/2 से छोटा है। ठीक है भैया, तो ये रेशियो लेस देन 1/2। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? चलो, ये समझ में आया आपको कैसे कैलकुलेट किया गया है पूरा? ठीक, चेंज करूं, आगे बढ़ूं? एक और अंदाजा क्वेश्चन करोगे, उसमें भी अंदाजा लगना है। पावर आएगी 0.4, 2 की पावर 0.4। अब देखो 2 की पावर, ये नोट रब कर दूं मैं, 2 की पावर 0.4, बताओ कितना मतलब होगा? हाँ, 2 की पावर 0.5 बताओ लगभग कितना होता है? 2 की पावर 0.5 का मतलब समझते हो? 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। बोलो भाई, √2 कितना होता है? 1.4 के करीब होता है। बोलो, तो ये 2 की पावर अगर 0.4 है तो थोड़ी सी ये वैल्यू 1.4 से कम होगी ना। बोलो बच्चों, तो वही अंदाजा लगाएंगे, थोड़ी सी 1.4 से कम, जैसे 1.3 करीब कर देंगे। ये कई बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पावर 0.4 घुस गई, तो 0.4 ऐसे अंदाजा लगा लेना 0.5 से। ठीक है, जैसे आ जाए 16 की पावर 0.5 4 होगा, तो 16 की पावर 0.4 कितना होगा? 4 से थोड़ा सा कम। ऐसे अंदाजा लगा लोगे? ऐसे अंदाजा लगा लोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊं इस अंदाजे पर। चलिए, अंदाजा टेक्निक है भाई, देखो। ठीक है, अंदाजा लगाना है तुमको, नोट करो। बहुत आसान है, अंदाजे से चट से आंसर आएगा। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? P और V वाला कि V और T वाला? V और T वाला जो अभी लगाया हम लोगों ने। रख लो, देखो क्या क्या चीजें दी हैं। T1 दिया है 300, V1 मान लो V, और V2 कितना डबल हो गया ना,
टेम्परेचर पूछा है T2। काउंसलिंग चल रही है कि काउंसलिंग हो गई? चल रही है अभी। नीट ने तो इस बार न जाने कितनों की बैंड बजा दी यार, मतलब फ्रस्ट्रेट कर दिया बच्चों को बहुत ज़्यादा इसी बात पर। 25 पर क्योंकि बच्चे को लगता है 650 नंबर लाना, बच्चों को यार हम लोग को लगता है बहुत कठिन काम है। 720 में 650 के ऊपर नंबर, उसमें बहुत बड़ा टफ टास्क है भाई। नोट कर लिया भाई? फॉर्मूला लिखो सब लोग, फॉर्मूला लिखो। T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। और देखो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या दिया है। पहला आ रहा है, हाँ फर्स्ट आ रहा है, हाँ। अंदाजे से ही आ रहा है फर्स्ट, हाँ। 300/2 की पावर 0.4 आ रहा है, हाँ 1.3 करीब, हाँ। दूसरा तीसरा खत्म, चौथा भी खत्म, और वो 47 से बहुत ही कम हो गया है ना, इसीलिए पहले बचा। करें हम सॉल्व? देखो तुम लोग कर रहे हो कि मैं कर दूं सॉल्व? सॉल्व करूं मैं? 2 क्वेश्चन बदल गए। सॉल्व करूं? देखिए फॉर्मूला आपको पता है ना, कौन सा फॉर्मूला बोलिए? T1 T2। अब सब जरा लिखो क्या क्या है। कह रहे हैं गैस एडियाबैटिकली इनिशियल टेम्परेचर 300, T1 दिया 300, इट्स वॉल्यूम इज डबल। उसका वॉल्यूम पहले का जो भी है वो डबल हो गया। पहले का मान लिया हमने कितना है V, तो V2 कितना हो गया 2V। बोलो भाई, पूछा गया टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक ठीक, केल्विन में दिया तो हम केल्विन में रखेंगे, ना दिया होता तो बस कन्वर्ट करते, ना दिया होता तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता, जो कि सिंगल टी है, डेल्टा टी नहीं है यहाँ पर, याद रखना, कन्वर्ट करना मत भूलना। ठीक, रखें T1 300, V1 V की पावर 1.4 - 1 बराबर T2 निकालना, V2 2V की पावर, बोलो भाई T2 चाहिए, इस टर्म को नीचे ले आए तो T2 बराबर कितना आएगा, T2 = आ जाएगा 300 V की पावर 0.4, बोलो बच्चों, अपॉन 2V की पावर 0.4, बोलो भाई। तो T2 बराबर 300 V की पावर 0.4, और इसकी जगह मैं 2 की पावर 0.4 और V की पावर 0.4 लिख दूं। अरे दोनों की पावर यही होगी ना, ये टर्म कैंसिल होगा
तो 300 बटे 2 की पावर 0.4, 2 की पावर 0.5 1.4 होता है, तो 2 की पावर 0.4 1.3 के लगभग होगा। बोलो बच्चों, तो वैसे भी तुम अंदाजा लगा लो, T2 बराबर 300 अपॉन 2 की पावर 0.4 यानी कि लगभग 300 अपॉन 1.3 के करीब, तो आंसर तो 300 से कम आएगा। तो कौन सा है इसमें से? ये है। अब भाई ये तो बहुत ही कम हो गया, इतना थोड़ी ना आएगा। बोलो भाई, 1.3 बार भाग दोगे तो लगभग इतना ही पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है? तुम बिना मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेट करे ही आंसर बता सकते हो। ज्यादा वाला तो नहीं होगा, कम वाला होगा। ज्यादा वाला तो नहीं होगा, कम वाला होगा। बोलो बच्चा, कर लोगे? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप कर लेंगे? चेंज करूं? नोट कर लिया? कर लो कर लो कर लो। बताइए, डाउट बताइए मैडम, बोलिए। बताइए कहाँ से बताएं, यहाँ से बताएं कि वहाँ? ये सब वैल्यू रख दी, ये भी हो गया। अब क्या रह गया यार? ये दोनों की पावर होगी। अरे कुछ नहीं, पहले दोनों की पावर होगी तो ये कट जाएगा। 300 की 2 की पावर 0.4, 2 की पावर 0.5 अभी बताए थे हम। 2 की पावर 0.5 मतलब √2, वो 1.4 होता है। तो 2 की पावर 0.4 कितना होगा? लगभग 1.4 से कुछ कम होगा, तो हमने लगभग 1.3 कर दिया उसको। ठीक है, समझ गए? क्लियर है बच्चा? आगे चलूं? तो ये अंदाजा टेक्निक पर क्वेश्चन है। किस पर है? अंदाजे से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर अंदाजा लगाना पड़ता है। ठीक, जैसे मान लो 2 की पावर 0.6 होता तो 1.4 से थोड़ा सा ज्यादा। बोलो भाई, नहीं लगा पाओगे क्या अंदाजा? फिर से बताऊं क्या पूरी चीज? अगर कहीं होता, देखो 2 की पावर 0.5, 2 की पावर 0.5 यानी √2 हुआ, ये होता है 1.4। 2 की पावर मान लो 0.6 आ जाए तो इससे थोड़ा ज्यादा कर देना, 1.5 की टाइप कर देना। बोलो भाई, और 2 की पावर 0.3 आ जाए, अब तो थोड़ा कम कर दो अंदाजे से यार, 1.3 कर दिया हमने, लगभग में कर दिया। ठीक है बच्चा? ठीक है, ए भैया, अगर तुमको याद है, सारे ग्राफ तुमको याद हैं? सारे ग्राफ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक सब याद हैं? अगर मैं कोई ग्राफ यहां बनाऊं तो ग्राफ देख के कंडीशन पहचान जाओगे कि कौन सा ग्राफ है। ठीक, चलो अब सिखा रहा हूं तुमको ग्राफ कन्वर्जन की कुछ बेसिक बातें। अगले टर्म में पूरा फ्लो में चलेंगे। ठीक, ग्राफ कन्वर्जन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ। चलिए देखिए, एक ग्राफ बना है प्रेशर और वॉल्यूम का, ऐसे बना है ए से बी, ए टू बी। ठीक ठीक, हाँ। अब तुमसे पूछा जाता है इस ग्राफ को देखो और बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। बताओ, देख के बता सकते हो? हाँ, दिस ग्राफ इज आइसोबारिक। चट से बता दिया क्योंकि इसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। ठीक, कौन सा है? कौन सा है? आइसोकोरिक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइसोकोरिक,
आइसोकोरिक, ये भी आइसोकोरिक, वो भी आइसोकोरिक। ये कौन सा है बोलो बाबू? आइसोथर्मल, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। बोलो भैया। कौन सा है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे जियो मेरे लाल, ठीक। ग्राफ देख के पहचान लोगे? ठीक है, अच्छा। अब बताओ तो जाने देखे। हाँ, बहुत हीरो बन रहे हो तुम लोग। कर्व तो बना ही नहीं कहीं। कौन सा ग्राफ है ये? एक बात है अर्पित भाई, लग रहा तुम इस बार पूजा पाठ करके बहुत आए हो। तुम तुक्का लगा रहे हो, एकदम सही हो रहा है। अबे ये आइसोबारिक है। आइसोबारिक का वीटी ग्राफ देखो, तिरछी लाइन बना था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी था, देख लो ओरिजिन से पास था। तो ग्राफ कौन सा है? देखो आइसोबारिक, फेयर कॉपी निकालो, देखो आइसोबारिक, ये देखो वही तो बना आइसोबारिक, देखो। बोलो है? बोलो है? अर्पित भाई, तो तुम बहुत पूजा पाठ करके देखो काम चल रहा तुम्हारा, तुक्का एकदम सही निकला कि वो आइसोबारिक ग्राफ है। हाँ, अच्छा, क्या मांग क्या है भैया? बोलो भाई, क्लियर है सर? समझ में आया? तो ग्राफ देख के तुम सिचुएशन, अच्छा आप बताओ मेरे लाल, अब देखें तुम लोग कहीं। पीटी, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो कौन सा है? आइसोकोरिक, क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो आप बना लोगे? बना लोगे? बोलो बच्चा। अच्छा, अब बता दो भाई। हाँ, बता तो नहीं पाओगे, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक नहीं, एडियाबैटिक पूछते ही नहीं ग्राफ, ठीक है। कौन सा पीवी ग्राफ आइसोथर्मल का कैसा बना था? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी था, हाइपरबोलिक आया था, तो ये आइसोथर्मल है। ग्राफ देखते कंडीशन बता दोगे कौन सी है? ग्राफ देखते कंडीशन बता दोगे कौन सी है? चलो आओ आओ, कुछ कंडीशन पर और बात करते हैं। आइए, चलिए पहले बताइएगा ग्राफ, पहले बताइएगा ग्राफ, जल्दी बोलो कौन सा ग्राफ? आइसोबारिक। बोलो, यानी कि पूरी पूरी सी कहानी लिखते हैं, ठीक। आइसोबारिक ग्राफ है, प्रेशर कैसा? प्रेशर कैसा? ए, टेम्परेचर बताओ, बढ़ रहा कि घट रहा? टेम्परेचर बताओ। हाँ, शुरुआत यहाँ से हुई है और अंत यहाँ हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ा ना, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। बोलो बाबू। ए, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है? घटेगा? अरे आइसोबारिक है, आइसोबारिक में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है। अरे PV बराबर है नाटी, देखो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब तुमसे क्या कहते हैं? तुमसे कहते हैं कि ये ग्राफ ये बना है, इस ग्राफ का PV ग्राफ बनाओ, इसको कन्वर्ट करो PV में। एक बात पक्की का आइसोबारिक है, आइसोबारिक है तो ऐसा बनेगा। अब बताओ तीर कैसे लगाएं? गुरु, तीर का बहुत खेल है यहाँ पर, ग्राफ कन्वर्जन में तीर का बहुत खेल है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तीर का बहुत खेल है, और कुछ चीजें हम आज तक नहीं समझ पाए। ऐसे तीर काहे लगा देते हैं यार, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। हैं?
ऐसा क्या है अर्पित भाई, मैं तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये पान के पत्ते में तीर क्यों लगा है। बनाना नहीं, तुम तो जानते तो होगे, पान के पत्ते में ये क्यों लगा। तो मुझे एक दिन समझ में आया, एक दिन मैं पान खाने गया तो उसने पान के पत्ते में लास्ट में मुझे लकड़ी में चूना लगा के दिया, तो मैं समझ गया ये लकड़ी है। गुरु अर्पित, ये तीर एक्चुअल में सच में लकड़ी है, लेना नहीं गलती से भी, उड़ता हुआ तीर। ठीक, बोलो भैया, ठीक है, ठीक। तो अब सारा खेल तीर का है। वेरी गुड। तीर किधर लगेगा, बहुत बढ़िया, ए बी, तीर इधर लगेगा, है? ये गलत हो गया, काहे गलत हो गया? अबे इसमें तो वॉल्यूम कम हो गया बाबू, ग्राफ देखो, वॉल्यूम बढ़ना है, तो ये जो तीर है वो गलत लग गया। कैसे लगेगा? और तीर गलत लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाए। क्लियर है भैया? ठीक है, तो बन गया इसका ये पी वी ग्राफ। बस करें, कौन आ गया? अरे तो क्या करें, हमारे यार जान लिए यार ये लोग भाई जी, यार मैं उसमें क्या करूंगा। चलो आओ, वॉल्यूम टेम्परेचर, अब बताओ कैसा बनेगा ये। हाँ, ऐसे 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 ऐसे, और तीर वेरी गुड नीचे, काय ऊपर, गजब गजब, जियो मेरे लाल। ठीक है, तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तीर ऊपर लग, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? समझ में आ गया? ठीक है, इस पर हम लोग अब बात करेंगे अगले टर्न पे, ऐसे ग्राफ धकाधक बनाए जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शुभ खैर, शुभ रात्रि।